राकेश सर, जिस तरीके से ये पूरी चीजें हुई हैं, हम कल शाम से लगातार ये देख रहे हैं। हमें शाह साहब ने भले ही दुर्घटना बता दिया, पर उसके बाद जिस तरीके से टीवी मीडिया का रोल दिख रहा है, टीवी मीडिया इसको सबसे पहले उसने आतंकी एंगल दिया। इवन कि जो एक सिंगल व्यक्ति जिंदा बचा उसके ऊपर सवाल उठाए गए, ये वीडियो किसने बनाई उसके ऊपर सवाल उठाए गए। ये सारी चीजें जो चल रही हैं, क्या मीडिया किसी जल्दबाजी में है, या फिर ये पूरी सर्कस, ये पूरी कवायद जो है किसी को बचाने के क्रम में देखा जाए? क्या माना जाए इसको? आरपीजी, मीडिया कितनी जल्दी में है ये हम पिछले 7 मई से 10 मई के दरमियान देख चुके हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची पर कब्जा करा दिया था मीडिया ने। अब उसे मीडिया कहना भी मीडिया का अपमान है। उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पटवारियों की तैनाती हो जाएगी, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के हलकों में अपने अपने बस्ते लेकर रवाना हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह उसकी बदनामी हुई, वॉशिंगटन पोस्ट ने एक एक दिन एक एक हेडलाइंस के साथ जो विवेचन करके दुनिया को दिखाया और बताया, उससे मीडिया को शर्म आनी चाहिए थी, तथाकथित मीडिया को, लेकिन उसे शर्म नहीं आती। अब अगर विमान दुर्घटना में आतंकवादी हमले या साजिश का, हमला तो नहीं कहना चाहिए, साजिश का कौन देखा जा रहा है, तो मैं इसे असंभव नहीं मानता। लेकिन ये जिम्मेदारी सबसे पहले सरकार की है कि उसकी तरफ से ऐसी कोई पुष्ट सूचना आती, कोई आधिकारिक बयान आता एनआईए की तरफ से, गुजरात की पुलिस की तरफ से, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन की तरफ से, केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से, कोई तो कहता, कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति सिर्फ इतना कहता कि हम इसमें साजिश देख रहे हैं, तब हम सब इस पर विचार करते। मैंने अपने शुरुआती शब्दों में कहा कि असंभव नहीं है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि हमारे विमानों के साथ, हमारे एक बड़े विमान के साथ ऐसा हो चुका है। कनिष्क विमान दुर्घटना बाद में पाई गई थी कि वो आतंकवादी साजिश का हिस्सा थी। अमेरिका में बैठा हुआ गुरपतवंत सिंह पन्नू नाम का खालिस्तानी हर 15 अगस्त, 26 जनवरी से पहले एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइंस के विमानों को उड़ाने की धमकी देता है, संसद को उड़ाने की धमकी देता है। इस देश में संसद पर हमला हुआ है, विमान अपहरण हुए हैं, कंधार तक विमान ले जाया गया है, आतंकवादी छोड़े गए, और दुनिया भर में ऐसी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। बेशक ये संभव है कि इस विमान के साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन मैं तब तक नहीं कहूंगा, ऐसा कोई साजिश का कोण नहीं देखूंगा, जब तक कि सरकार या सरकार की जांच एजेंसियां इस बारे में कोई पुख्ता बात न कहें और करें। मुख्यधारा का तथाकथित मीडिया किस तरह काम करता है, उसके आपने 2 उदाहरण ऐसे दिए कि वीडियो कैसे बना लिया गया, उस पर संदेह किया गया है। आज के इस डिजिटल एज में, जहां गांव गांव, कस्बे कस्बे, गली, शहर, महानगर, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति स्मार्ट मोबाइल के साथ वीडियो रिकॉर्ड करना जानता है। अशिक्षित लोग, बिना पढ़े लिखे लोग भी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। संयोग और दुर्योगवश भी इस देश में शायद ही ऐसी कोई जगह बचती हो, शायद ही ऐसा कोई कोना, जहां किसी क्षण या तो कोई सीसीटीवी कैमरा काम न कर रहा हो, या किसी आम आदमी के हाथ में मोबाइल किसी और चीज को रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग न कर रहा हो। तो ऐसे संयोगवश भी इस विमान हादसे के वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं। जिस बच्चे ने, जिस लड़के ने सबसे पहले इस दुर्घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया, एक मीडिया संस्थान ने उससे बातचीत भी की है, उसे ढूंढकर वहां तक पहुंचा है कि किसने रिकॉर्ड किया। बाकी के बाद के तमाम सीसीटीवी फुटेज में आ गए हैं घटना के दृश्य। तो इस तरह की चीजों पर संदेह खड़े करना किसी न किसी को बचाने की कोशिश है। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि सरकार को उसकी जवाबदेही से, जिम्मेदारी से बचाया जा सके, क्योंकि ये सरकार किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। बड़े से बड़े हादसे की, बड़े से बड़ी दुर्घटना की, आतंकवादी हमलों की,
देश में व्याप्त तमाम तरह की अराजकता की कोई जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। इसलिए भले गृह मंत्री ये कहें कि ये दुर्घटना है, दुर्घटनाएं रोकी नहीं जा सकती। प्रधानमंत्री ने अब तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि इसमें कोई आतंकवादी साजिश हो सकती है। किसी भी आतंकवादी या देश विरोधी संगठन ने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया है, कोई दावा नहीं किया है, कोई मेल नहीं आया है कि ये घटना हमने की है। चलते चलते इतना जोड़ दूं कि पिछले एक साल में 2024-25 में सैकड़ों ऐसी धमकियां दर्ज की गई, जिसमें दिल्ली के साउथ ब्लॉक से लेकर दिल्ली में 100 स्कूल उड़ाना, देश भर के 10-20 हवाई अड्डों को एक साथ उड़ा देने की धमकी, विमानों को उड़ाने की धमकियां। इन धमकियों के ईमेल बाकायदा सुरक्षा एजेंसियों के पास पहुंचे थे। मेरा सवाल यह है कि पिछले एक साल में दी गई 100 से ज्यादा धमकियों के किसी भी एक आरोपी को आज तक सरकार और पुलिस पकड़ पाई? जिसने प्रधानमंत्री कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी, जिसने दिल्ली के 100-200 स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी, उनके ईमेल के आईपी एड्रेस तक क्या एनआईए आज तक पहुंच पाई? या ये सारी धमकियां किसी और विषय से ध्यान भटकाने के लिए, विषयांतर के लिए थी, और उसमें वही लोग शामिल थे जो सरकार की सरपरस्ती में, उसके संरक्षण में इस तरह के काम करते हैं? जी हाँ। डॉक्टर राकेश, इतनी जल्दी में सरकार क्यों है कि पूरा एरिया उनको खाली चाहिए? जो इस डॉक्टर की शकल देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये डॉक्टर सामान्य परिस्थिति में नहीं है अब वो, और उसके बावजूद भी तुरंत खाली कराने का आदेश? क्या ये सामान्य प्रक्रिया है, बहुत सामान्य? या फिर सरकार को कम से कम इतना संवेदनशील तो होना चाहिए कि अगर घटना हुई है वहां पर जो लोग हैं उनके लिए एक सही तरीके से, अगर वो एरिया जरूरी है खाली कराना, तो एक कम से कम सही तरीके से, सही प्रोसेस के साथ खाली कराया जाए? या सरकार को इस चीज का डर है कि अगर यहाँ लोग रहे तो कौन सा सबूत कब कहां मिल जाए? देखिए रामप्रकाश जी, निश्चित तौर पर इतने बड़े हादसे के बाद वहां की जो इमारतें होंगी, हो सकता है बाकी इमारतें भी असुरक्षित हों, ये डॉक्टर साहब जहां रहते हो वो असुरक्षित हो, लेकिन उनकी पीड़ा सुनकर ये इतना तो समझ में आता है कि वो 2-3 दिन की मोहलत मांग रहे हैं, तो ये मोहलत उन्हें मिलना चाहिए। सुरक्षा कारणों से अगर उस इलाके को खाली कराया जा रहा है तो कायदे से तो प्रधानमंत्री के आगमन से पहले खाली हो जाना चाहिए था। अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा संबंधी जो ब्लू बुक है उससे अगर ये पढ़ लेते अधिकारी, पीएमओ के, गुजरात के, एनएसजी के, या जो लोग भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, तो किसी भी सूरत में प्रधानमंत्री इतने जोखिम भरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता कि ऊपर आधा विमान का नोज लटका हुआ, प्रधानमंत्री नीचे से फोटो खिंचवा रहा है। कितना रिस्की है, कोई भी चीज टूट कर गिर पड़े, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक फोटो ऑप के लिए आपने इतनी देर तक उस मलबे को यथावत रखा है। कुछ मिल जाए या ना मिल जाए हम नहीं जानते, कुछ होगा तो अब तक रिकवर हो चुका होगा वहां पर। लेकिन ये बात आपने सही कही है कि अब तक शव मिल रहे हैं। आज भी विमान के टेल में एक महिला का शव फंसा हुआ मिला है, कटर से काट कर वो निकाला जा रहा है। 3 दिन हो गए हैं। मृतकों की वास्तविक गिनती, जो विमान में सवार थे उनकी तो लिस्टिंग है आपके पास, लेकिन जो सिविल, जो साधारण लोग थे, जो अपने घरों में या उस हॉस्टल में डॉक्टर्स जो थे, आसपास इलाके में सड़क पर कोई खड़े थे, उनकी गिनती तो शायद कभी सामने नहीं आई। तो इस मामले में भी वैसा ही रहस्य रहेगा मृतकों की संख्या का, जैसा कुंभ में भगदड़ में मारे गए लोगों को लेकर है या कोविड काल में मरे लोग। क्योंकि हमारी पूरी बातचीत सुरक्षा को लेकर हो रही थी और उसमें किसी तरह की साजिश को देखे जाने की बात मुख्य धारा का तथाकथित मीडिया उठा रहा है। एक और बात रामप्रकाश जी अभी जुड़ी है, सीपी राय साहब, आप लोग भी, के राय साहब, आपने जितनी, मीनू जी, आपने से देख लिया होगा, हमारे यहाँ एक धंधेबाज कारोबारी है लाला रामदेव, उसका एक बयान आया है। वो एक नई कहानी लेकर आया है। राय साहब वो कह रहा है कि टर्की की कोई कंपनी है जो इसका मेंटेनेंस कर रही थी, तो इसलिए इसमें ऐसा ऐसा हो सकता है। जिक्र किया था मैंने के राय सर के साथ अच्छा, सवाल पूछने के अच्छा, मैंने इसका जिक्र किया था। जी, मैं सुन नहीं पाया, लेकिन आप मजेदार बात देखिए
कि अगर रामदेव के पास इतनी सूचना है कि तुर्की की कोई कंपनी इस विमान का मेंटेनेंस कर रही थी, तो सरकार को बताए, उसके पास जो सूचना है लाला के पास, बंद कराए सर तुर्की की एजेंसी को, उसको कामकाज न लेने दें, आगे न करने दें। लेकिन उनकी जानकारी के लिए थोड़ा सा अपडेट ये है, साधारण सी जानकारी है कि हमारे यहाँ जो विमानतल और विमानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो सीआईएसएफ के पास है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। हवाई यातायात की जिम्मेदारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। लैंडिंग और टेक ऑफ को नियंत्रण करने का काम है डीजीसीए के पास, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन। एयरलाइंस क्या काम करती है? टिकटिंग का काम करती है, बोर्डिंग, लगेज हैंडलिंग, ये एयरलाइंस का काम है। फ्यूल सरकारी कंपनियां सप्लाई करती हैं, जिसमें आईओसीएल है, बीपीसीएल है। मेंटेनेंस एयरलाइंस कंपनियां अपने ठेके पर दी। एयर इंडिया के विमानों का मेंटेनेंस भी सरकारी कंपनी कर रही है। अब ये तुर्की का नाम कहां से लेकर आ गया लाला रामदेव, हम नहीं जानते। इसके बावजूद अगर ऐसा है तो तब भी तो ये सरकार की खामी है, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार क्या कर रही है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तुर्की के बायकाट के अभियान चल रहे हैं, तमाम उसकी सेवाएं कई एयरपोर्ट्स पर, कुछ और एक जो थी आपने जिस कंपनी का नाम लिया वो खत्म कर दी गई है। ये जो भ्रम का वातावरण बनाया जा रहा है, ये जो संदेह खड़े किए जा रहे हैं, ये सब मूलतः सरकार की नाकामी, सरकार की विफलता से ध्यान भटकाने के लिए। इतनी बड़ी खबर के रूप में बताया जा रहा था, बिग ब्रेकिंग, सरकार ने इस दुर्घटना की जांच का आदेश दिया है। ये कोई नई बात है? छोटे से छोटी विमान दुर्घटना जिसमें एक व्यक्ति भी न मरा हो तब भी उसकी जांच होती है। जैसे कोई छोटा सा एनकाउंटर हो तो उसकी मजिस्ट्रियल जांच का एक प्रक्रिया है। कोई भी अपराधी, कोई वांटेड व्यक्ति एनकाउंटर में मारा जाए, घायल हो, तब भी उसका एक सिस्टम है, नियम बना हुआ है कि हाँ इसकी तो जांच होगी मजिस्ट्रेट। इसी तरह हर विमान दुर्घटना की जांच होती ही है। लेकिन मीडिया कल ऐसे चीख चीख के बता रहा था, बिग ब्रेकिंग, बहुत बड़ी खबर, सरकार जांच कराएगी, सरकार ने ऐलान किया। तो ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं कि पूरे मामले में जो सरकार की नाकामी है उस पर कोई सवाल न करे। आत्मजीत जी ने कई सारी आशंकाएं जताई हैं। मीनू जी ने भी कहा कि अगर कोई सबोटाज है, कोई अंदर किसी के लगेज में अगर कोई ऐसी विस्फोटक सामग्री चली गई, तो ऐसा भी नहीं हुआ कि विमान उड़ते में विस्फोट से उड़ गया हो, जैसे कनिष्क उड़ाया गया था। वो तो गिरा है आकर, इंजन बंद हुए हैं, सब विमान ने काम करना बंद किया है। इसके बावजूद अगर ऐसा कुछ हुआ है, इतनी सारी सुरक्षा प्रक्रिया के बावजूद कोई ज्वलनशील सामग्री, कोई विस्फोटक पदार्थ विमान के भीतर तक अगर चला गया है, तब भी तो जिम्मेदारी सरकार और सरकार की एजेंसियों की है। सीआईएसएफ के ऊपर आएगी बात कि कैसे कोई चीज अंदर चली गई और क्या अब तक ऐसा कुछ मिला है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुख्य धारा का मीडिया आतंकवादी साजिश ढूंढ रहा है। हम फिर दोहरा रहे हैं कि होने को कुछ भी हो सकता है। जिस दुनिया में अमेरिका के भीतर घुसकर अलकायदा ट्विन टावर ढा सकता है, उस दुनिया में आतंकवादी कुछ भी कर सकते हैं। यूक्रेन 4000 किलोमीटर दूर से ड्रोन से रूस पर हमला कर सकता है, तो हमारे विमान के साथ भी ऐसी आतंकवादी साजिश हो सकती है। लेकिन अभी से बिना किसी आधार के, बिना किसी प्रमाण के इस तरह की बात करना देश को असमंजस में और भ्रम में डालने का काम। जी राम प्रकाश।